बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोविड सूरत हाल पर आज बात करते हुए कहा कि खित्ते में कोरोना की भारतीय किस्म फैलने का खदशा है। अगर सूरत हाल ख़राब हुई तो हमें मजबूरन पाबंदियाँ आयद करनी होंगी। दूसरी जानब इंतखाबी मुहिम के लिए मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि अफगान अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करें, हम उनकी जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज कोविड पर बात करते हुए कहा कि भारतीय किस्म पाकिस्तान में इसके फैलने का खदशा है। जी जी बिल्कुल, डेल्टा वेरिएंट। क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत तैयार है, क्योंकि SOPs फॉलो करने का कहा तो जा रहा है, लेकिन हुकूमत को भी तैयार रहना चाहिए, जिस तरह भारत में एकदम अवाम को सबसे बड़ी बात तो जो उन्होंने बात आज की है उसमें आवाम से ही अपील उन्होंने की है कि ऐसा ना हो कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़े और सख्तियाँ करनी पड़े और ये सारा मामला हो। लेकिन इसमें जो अहम तरीन मसला इस वक्त दरपेश है वज़ीर आज़म साहब को भी और पाकिस्तान को भी और इस पूरे खित्ते को भी और दुनिया को भी, वो ये है कि अगले चंद रोज़ में या चंद हफ्तों में क्या मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है खित्ते की। और वो बात तो अब ख़त्म हुई कि एहतसाब या रिफॉर्म्स, उसको तो साइड पे रख दें आप, क्योंकि ये तो एहतसाब और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बाज़ दफ़ा, ये पहले भी मैं प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो टाइम होता है वो बड़ा अहम होता है, वक्त बहुत अहम होता है कि किस वक्त पे क्या चीज़ करके उसको, क्योंकि वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे इमरान खान साहब को या हमको या पूरी दुनिया को, किसी को, मोदी साहब को या ट्रंप को या बोरिस जॉनसन, किसी साइंसदान तक को नहीं पता था 2 साल पहले कि कोई कोविड नामी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया को लपेट लेगी। लेकिन यह है कि फिर कोविड आ गया, तो वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स जब आते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो बड़ी तेज़ी के साथ तशवीशनाक होती जा रही है। अल्लाह खैर। खित्ते की सूरत हाल, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनके ऊपर आज एक हमला हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो है वो अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे, उनसे बड़े ज़ाती मरासिम भी हैं और दुनिया इस्लाम की एक बड़ा नाम है। तो तकी उस्मानी साहब ने तो ये कहा कि वो जो शख्स था वो ज़हनी मरीज़ था या चाकू लेके उन पे आ गया। वो बहुत ही नफीस शख्सियत हैं और बहुत कम उनको शौक़ है आने का मीडिया पे। या इनका जो पहला इंटरव्यू करना था, पहला इंटरव्यू इनका मैंने किया था। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल था इनको कायल करना, क्योंकि कहते मैं क्या करूँगा टीवी पे आके। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आ जाएँ, 2004 या 5 की इनकी जो दारुल उलूम है, पूरा यूनिवर्सिटी बहुत, और वहाँ से हज़ारों लाखों तलबा इनके पूरी दुनिया में और पढ़ते हैं और बड़े ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला खैरियत से रखे। तो इनके ऊपर जो है वो इस तरह का वाक़या होना बड़ी एक तशवीशनाक बात है जी। अच्छा, मैं जब खित्ते की बात कर रहा हूँ, देखें बड़ी पेचीदा सूरत हाल हो रही है, मामलात बड़े उलझ रहे हैं, ठीक है, और उलझ रहे हैं और उनके असरात पाकिस्तान पे और पूरे खित्ते पे होंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल होंगे। और मैं आगे बात करने से पहले थोड़ा सा सिर्फ ये बता दूं, ताकि आगे जब गुफ्तगू चले इन नशिस्तों में, जब तक अल्लाह को मंजूर हो, तो थोड़ा सा इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं ये मकतब देवबंद से बड़े आलिम दीन, तो मकतब देवबंद से हमारे यहाँ जो है वो, लेकिन ये सियासत में नहीं है, लेकिन मकतब देवबंद जो है उसकी बहुत सी सियासी जमातें भी जो हैं वो मकतब देवबंद की नुमाइंदगी करती हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो सियासी जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम, लेकिन उससे हट के जो है उनके मदारिस भी हैं, और वो बिल्कुल जब सियासत से हटते हैं तो वो मदारिस की तरफ अपने मकतब देवबंद के लेकिन फिर तकी उस्मानी साहब जैसे बिल्कुल गैर सियासी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी बात जो है, मैं इसलिए मैंने बात छेड़ी है कि बहुत से लोग जो हैं वो
इमाम वहाब रहमतुल्लाह अलैह, ये लफ्ज़ वहाबी जो है ये बड़ा ख़राब तसव्वुर होता है। इमाम अब्दुल वहाब को जो लोग मानते हैं या उनके जो पैरोकार हैं वो इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते। तो मैंने भी लफ्ज़ इसलिए अदा किया कि मैं उसकी तस्हीह करके उनसे माजरत कहूँ। बहुत से लोग हमारे यहाँ ये समझते हैं, और आने वाले दिनों में चूँकि ये बात अहम होगी और होने जा रही है इस खत्ते में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो मकतबा देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो हमारे काबरीन हैं, वो हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मकतबा जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो भी, यानी ये बात बहुत अहम है कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र और देवबंदी मकतबा फ़िक्र दोनों इमाम अबू हनीफा यानी हनफी हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा फिर आगे जाके एक मतलब है कि मुख्तलिफ सिलसिलों के हवाले से या सूफिया का एक मामला आता है, तो लेकिन दोनों जो है वो तकलीद करते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। जो इमाम अब्दुल वहाब के जो मानने वाले हैं वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते, बल्कि वो जो हैं वो सलफ़ी कहलाते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि शायद अच्छा, ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बात को बस मैं यहाँ मुख्तसर करके निकलता हूँ। वो सलफ़ी हैं, वो तकलीद नहीं करते किसी की। वो बिल्कुल कहते हैं कि जो उस वक्त, यानी उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन सहाबा, मतलब वहाँ तक जाके वो अपने आप को महदूद करते हैं। आगे जो इमाम आए हैं उनको वो तस्लीम नहीं करते, तो इसलिए उनको सलफ़ी कहा जाता है। सलफ़ी, सलफ़ अकाब, बिल्कुल जो हमारे शुरू के बड़ी हस्तियाँ हैं उस तरफ हो जाते हैं। अच्छा, ये बात यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो जिहाद हुआ तो उस जिहाद में जो है वो देवबंद ये बात चलती है ना, वो इसलिए हुआ। अच्छा, आगे चलें, बर सग़ीर में वहाँ तो इमाम अब्दुल वहाब के चले हमें समझ में आता है ना, मशरिक़ वुस्ता में और अरब ममालिक पे। यहाँ पर जो उनकी नुमाइंदगी बर सग़ीर में पाको हिंद या बांग्लादेश या यहाँ पर जो इमाम अब्दुल वहाब को जो मसलक उनको मानता है वो अहले हदीस हैं, देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस हैं। तो लेकिन चूंकि उस वक्त जब ये जिहाद वगैरह शुरू हुआ अफगानिस्तान, तो मदारिस जो थे वो अहले हदीस के कम थे और मकतबा देवबंद के ज़्यादा थे, तो देवबंद से ज़्यादा लोग जो हैं वो अफगान जिहाद में चले गए। ठीक है। और इसलिए इसी तरह से फिर वो तालिबान और वो मकतबा देवबंद और वो सारा सिलसिला निकला आगे। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो दाइश है, दाइश वो अपने आप को सलफ़ी कहती है। ठीक है, ठीक है। और इसलिए चूंकि वो सलफ़ी कहती है, तो यहां से फिर आपको समझ में आएगी बात कि ये तालिबान और दाइश का झगड़ा कैसे हो सकता है आगे जाके, ये झगड़ा क्यों हो रहा है नजरियाती बुनियादों पे, ठीक है, मसाले की बुनियादों पे, क्योंकि वो तकलीद नहीं करते, ये तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा। ठीक है, तो इसलिए दाइश जो है वो अपने आप को सलफ़ी कहती है। जो मकतबा देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं वो इमाम अबू हनीफा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ज़रूरी है। लेकिन हुआ ये कि जब अफगान जिहाद हो रहा था तो उस दौरान ये हुआ कि जो अरब या यमन या बाकी दुनिया के हिस्सों से मुजाहिदीन आए, डॉक्टर एमन जवारी से लेके उसामा बिन लादेन से लेके बाकी सारी चीज़ों से, तो वो चूंकि फिर उसके बाद ही हुआ कि वो तकरीबन जो है वो ये होने लगा कि जी देवबंद के लोग तालिबान जो है वो ऐसा नहीं है, वो सलफ़ी, और वो चूंकि फिर वो एक कुर्बत पैदा हो गई दोनों मसाले के दरमियान, लेकिन एक डिस्टेंस मौजूद है नजरियाती हवालों से। ठीक। अच्छा, अब यहां पर ये जो
सूरत हाल है वो एक पेचीदा है, और पेचीदा इस लिहाज से है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ भी ज़रा ताज़ा ख़बरें। ताज़ा ख़बरें यह है कि जनाब जो इंडिया से स्टार्ट करते हैं तो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो ईरान का दौरा उन्होंने किया, और ईरान का दौरा करके उन्होंने इब्राहिम रईसी जो नौमुंतखब सदर हैं और मुमकिन तौर पे अगले रहबर भी हो सकते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये पहली गैर मुल्की शख्सियत थी जिनकी इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है वो मॉस्को पहुंच गए, जहां कल से वो उनकी मीटिंग्स शुरू होंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस यहां पर अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहां पे अपने हवाले से, इसको हुकूमत पाकिस्तान या इंडियन गवर्नमेंट दोनों हक रखते हैं इसको, इस खबर की तरदीद करने का, लेकिन मैं बस अपनी इस खबर पे कायम रहूँगा, और वो ये है कि ट्रैक 2 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कायम है। ठीक है। ये जो बयानात आए हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ के, या उधर से ये जो वाक़या हुआ है उसके बावजूद, ये जो मकबूजा कश्मीर में एक वाक़या हुआ ड्रोन और ये सारा, इसके बावजूद ट्रैक 2 इंटैक्ट है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का के दरमियान ट्रैक 2 रास्ते जो हैं वो बरकरार हैं, और ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त और कोई यहाँ पे गड़बड़ ना हो। मतलब मजीद जो आने वाला, मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा तो शायद समझ में आए मजीद मैं समझाने की कि किस तरह से मैं किस तरह से देख रहा हूँ ये इस पिक्चर को बनते हुए। तालिबान ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया, और तालिबान का जो वफ्द है उसकी मुलाकात ईरान में अशरफ गनी हुकूमत के नुमाइंदों से हुई। ऐसे ही हुआ ना, कल हमने खबर दी थी और इसको डिस्कस भी किया था, और ये पहली मुलाकात थी जो कि, क्योंकि तालिबान जो हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में कि वो हर एक से, उनका और इंडिया का भी कहीं आपस में राब्ता है, और खबरें भी यही थी। लेकिन यहां पे इशू ये है कि जो तालिबान, अच्छा जयशंकर आगे चले गए, तो जयशंकर अब मॉस्को गए हैं। ठीक है, मॉस्को जो है वो उससे गुजारिश की थी ताजिकिस्तान ने कि हमारी सरहदें अबूर करके तालिबान जो हैं या फोर्सेस जो हैं वो ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। तो ताजिकिस्तान चूंकि CSTO का रुकन है, जो कि एक तरह से समझ लेंगे नेटो है, उज्बेकिस्तान नहीं है। अच्छा, और उज्बेकिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान निकल गया था। उज्बेकिस्तान और आज़रबाईजान उस मुआहदे से निकल गए थे, शुरू में थे सोवियत, हाँ जॉर्जिया भी शायद अलग हो गया था, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को रशिया, उन्होंने अपना वो जो मुआहदा था वो उसकी तजदीद नहीं की, ताजिकिस्तान ने करी। ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी ताजिकिस्तान इसीलिए नहीं, CSTO की, रशिया की जिम्मेदारी है। CSTO वो है जो रशिया का मुआहदा है। ठीक है, ठीक है। तो रशिया के साथ, रशिया जो यहाँ पे जो रशिया का डिफेंस वस्ती एशिया के अंदर है, तो ताजिकिस्तान का जब बॉर्डर अबूर किया तो 2 दिन पहले जाहिर है कि उनकी बात हुई थी ताजिकिस्तान के, ताजिकिस्तान ने कहा था कि हमारे अबूर कर गए हैं इनके अफगान फोर्सेस के लोग, तो हमारी मदद की जाए। सदर पुतिन ने बात भी की थी, उज़्बेक सदर और ताजिक सदर। अब ऑफिशियली रशिया ने ऐलान किया है कि हम अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं। ये जो तास उनकी एजेंसी को मैं कोट कर देता हूं कि रशिया वो सपोर्ट फॉर ताजिकिस्तान इन केस ऑफ अटैक फ्रॉम अफगान बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जब टूटा है ना सोवियत यूनियन, तो उसके बाद ही पहले बन गई थी कॉमनवेल्थ स्टेट्स की बन गई थी, उसका नाम भी कॉमनवेल्थ ही रखा था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कॉमनवेल्थ में से ये CSTO निकलाई। अच्छा, तो अब रशिया जो है वो ताजिकिस्तान की सरहद पे आ रहा है, और ताजिकिस्तान की ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी जो है, यहाँ पर एक बेस भी है उनकी, रशिया की एक बेस भी है, मिलिट्री बेस भी है ताजिकिस्तान में। यहाँ से जयशंकर जा रहे हैं, और जयशंकर जो है वो मॉस्को में रहेंगे 2 दिन और 2 या 3 रोज़, और उसके बाद जो है वो उनकी वापसी होगी। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि क्या बाय डिज़ाइन या कंपल्सिवली रशिया को खींचा जा रहा है एक जंग में। मैंने आपसे कहा ना, यहां जितनी जंग बढ़ेगी
उतना ही रशिया और चाइना को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बात पहले हो चुकी है। तो रशिया क्या रशिया जो मैं लफ्ज में सक इन, क्या रशिया भी सक इन होने जा रहा है इसमें, या रशिया अपने आप को एक डिस्टेंस पे रख सकेगा? क्योंकि जो आया वो पता चला कि सक इन हो गया, उसमें एक मकनातीस की तरह खींच रहे हैं ना। अब तालिबान ने अपने तौर पे कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई हजारा जो शिया कम्युनिटी है उनके साथ कोई वाकयात पेश आए, उन्होंने दौरा किया ईरान का, ठीक है, और ईरान के साथ तालिबान के मरासिम रहे हैं। गुलबदीन हिकमत यार या बल्कि अलकायदा के भी होता है ना, आपको उनके रिश्तेदार के बेटे या उसामा के जो है वो ईरान के अंदर बना ली। तो ईरान बड़ी बैलेंस पॉलिसी लेके चलता रहा है। लेकिन मसला यह है कि यह वो नुक्ता है कि ईरान से बात करने तालिबान गए तो वो अब कौन सी कुव्वत है जो वहां पे सर उठाएगी? वो उठाएगी दाइश। क्योंकि दाइश जो है वो अहले तशय्युअ को तो क्या, वो बरेलवी मकतबा फिक्र को भी नहीं मानती और इनको भी नहीं मानती। तो अब समझिए दाइश एक अजीब सा एक फिनोमिना है जो दाइश खुरासान के नाम से, ठीक, यहां बात क्लियर हुई जी, जी, कि वो मकतबा देवबंद से भी अलग हैं और वो जो है वो अच्छा, और उनके साथ जो है वो अब उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और फिर उसमें आप ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट डिस्टर्ब करने के लिए पूरे रीजन को, खासतौर पे चाइना। ये एक पेचीदा पिक्चर पैदा हो रही है क्योंकि इसमें इंडिया भी सकिन हो जाएगा अगर ये जंग फैली। पाकिस्तान तो है दरमियान में, तो पाकिस्तान ने तो बचाना है अपने आप को जैसे तैसे करके, और बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल थ्रेट्स को हर तरफ देखना है। बहुत सारी सियासी अदम इस्तेकाम हमें पहले खत्म कर लेने चाहिए थे, मैन मेड। अल्लाह करे कि हम कर लें आने वाले दिनों में। लेकिन मैं आपको सिर्फ रीजन की, रशिया सकिन हो सकता है इसमें कि अच्छा जी ये रशिया देखें ये हुआ ऐसे हुआ। तो एक खाना जंगी की वहां पे एक तैयारी है कि उसमें जो भी कूदा उसमें वो फंस जाएगा बीच में दरमियान में। इसी दौरान जो दाइश के लोग हैं, दाइश के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी अहले तशी की फातमियून ब्रिगेड मौजूद है, फातमियून ब्रिगेड के नाम से, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी वो मौजूद है यहां पे अफगानिस्तान के अंदर, और वो जो है वो हिजबुल्लाह से बराह रास्त उसका राब्ता है और अहले तशी, और दाइश के खिलाफ वो लड़े हैं मशरिक वस्ता के अंदर। तो ये एक बड़ी अजीब पेचीदा सी पिक्चर है। एक कोशिश मुकम्मल ये हो रही है, चंद मिनट में लूंगा और मैं उस बात को कंप्लीट एक मुकम्मल कोशिश हो रही है कि चाइना और रशिया की आपस में, चाइना और रशिया की आपस में लड़ाई हो जाए। ये बात ज़हन में रखें, जो पहली सर जंग थी वो दो कुव्वतों के दरमियान नहीं थी। अगर उसे गौर से देखें तो वो 3 आलमी कुव्वतों के दरमियान थी, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना। सोवियत यूनियन और चाइना की आपस में लड़ाई हो गई थी सर जंग के दौरान, और इसीलिए अमेरिका सोवियत यूनियन से लड़ा था। और वो लड़ाई के उसकी नजरियाती वजूह थी, और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, जिनसे भी लेनिन मुतासिर हुए, व्लादिमीर लेनिन, तो वो जो हैं उनका ये था कि जी जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो किसी तरह से बुर्जुआ तबके के खिलाफ एक बगावत करें और उठें, और उसके नतीजे में रूस के अंदर 1917 का इनकलाब आया था। लेकिन वो जो आइडिया था, वो आइडिया कार्ल मार्क्स का, वो चाइना नहीं जा सका। उसकी वजह यह है कि चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड चाइना नहीं था। चाइना के अंदर जो मजदूर थे वो देहातों में काम करते थे, देही इलाकों में इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिसकी वजह से चेयरमैन माओ जो हैं उन्होंने मार्क्स की थ्योरी के अंदर तब्दीली की, और वो जो तब्दीली थी वो उस हद तक तो रही जब तक स्टालिन जिंदा रहे। लेकिन जब स्टालिन की डेथ हो गई, तो स्टालिन की डेथ के बाद चेयरमैन माओ और जो खुर्शीफ आए थे, खुर्शीफ ने अपनी स्पीच की थी
50 की दिहाई में जब वो आए तो खुरशेव की एक स्पीच उन्होंने की और उन्होंने स्टालिन के खिलाफ स्पीच कर दी। सही। कि मैं आज से इसको, उसे डी स्टालिनाइजेशन कहते हैं, स्टालिन के खिलाफ उन्होंने तकरीर की रशिया के अंदर। उन्होंने कहा हमारा बिल्कुल अलग, क्योंकि हमारा जो है वो अमेरिका के साथ हम तरक्की याफ्ता हैं। ये तो मतलब वो अपने आप को समझते थे कि मैं चूंकि बतौर सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट के मैं असल में दुनिया में कम्युनिज्म की नुमाइंदगी करता हूं, चाइना नहीं करता। तो चाइना वहां से अलग आपको नजर आता है। ठीक है। और फिर चाइना अगर अलग ना होता, मैं 2 मिनट लेके इसको खत्म करके फिर ब्रेक पे जाते हैं। चाइना और सोवियत यूनियन इतना खिलाफ हो गए कि जब तिब्बत का मसला खड़ा हुआ तो सोवियत यूनियन ने तिब्बत की बगावत को सपोर्ट किया। जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई तो सोवियत यूनियन इंडिया के साथ था। और 79 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में आने से 8 साल पहले हेनरी किसिंजर चाइना का चक्कर मार रहे थे। उन्होंने चाइना का चक्कर 1971 में खामोशी से लगा लिया था। और उनके चक्कर लगाने का, जिसमें पाकिस्तान का रोल था, ठीक है, पाकिस्तान ने दरवाजा खोला था अमेरिका और चाइना के दरमियान। लेकिन उस दौरे के बाद यह हुआ, 2 बड़े काम हुए। एक काम तो यह हुआ कि अमेरिका ने अगले साल यानी 1972 में निक्सन के चाइना के दौरे से पहले, दुनिया हैरान थी कि ये कम्युनिस्ट कहां से और अमेरिका, लेकिन बहरहाल एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो अमेरिका ने चाइना से अपने ताल्लुकात ठीक किए। निक्सन ने 1972 में दौरा किया चाइना का, बीजिंग का, और उससे चंद महीने पहले अमेरिका ने खामोशी के साथ, पब्लिक में उसकी मजम्मत की, लेकिन खामोशी के साथ जिस ताइवान को केएमटी वाली चाइना को वो मानते थे, उससे पहले उन्होंने अवामी जमहूरियत चीन को, यानी मौजूदा चाइना को, सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बनाने में मदद दी। यानी इस चाइना को मान लिया, लेकिन साथ ही वो ताइवान का भी एक एक्ट रखा बहाल अपनी जगह कि लेकिन ताइवान हिल गया क्योंकि उनकी सीट सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के पास चली गई। वीटो की पावर 71 में चाइना को, और उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब थे जनाबे बुश सीनियर। अच्छा, वो अमेरिका के मंदूब थे। उन्होंने शोर वोर किया, ये क्या किया, हो गया क्योंकि जनरल असेंबली ने वोट दे दिया, चाइना आ गया और चाइना की वीटो पावर आ गई। उसके बाद निक्सन 1972 में गए, ये खलीज और पैदा हुई। डेन ज़ियाओपिंग ने दौरा किया, उसके बाद वॉशिंगटन का रेड कारपेट उनके लिए बिछा। और उसके चंद सालों के बाद जब सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की, तो इस दौरान चाइना एक साथ एक तरफ खड़ा था। चाइना सोवियत यूनियन के साथ नहीं गया। अगर चाइना सोवियत यूनियन के साथ चला जाता तो शायद नताइज कुछ और होते। ठीक है। चाइना उस वक्त तक इतनी बड़ी पावर तो नहीं बना था। एक ऐसी स्टेज, ये इतनी तलखी पैदा हो गई थी कि एक मरला ऐसा आया कि चाइना ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट करेंगे। तो जो CIA के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो कह रहे हैं कि रशिया ने कहा कि हम अटैक कर देंगे यहाँ पे, सॉरी सोवियत यूनियन ने, अच्छा। चाइना पे, अगर तुमने ब्लास्ट कर ये टेस्ट करने की कोशिश की। तो अमेरिकन ने रोका। ये CIA क्लेम करती है। ये आपको बहुत ज़्यादा रशिया और चाइना के लिटरेचर में नहीं मिला, वो तरदीद भी नहीं करता, लेकिन तलखी रही। ठीक है। ये ग्रेट लीप जो जब हुआ, चेयरमैन माओ का तो स्टालिन इसके खिलाफ थे, और मतलब एक चलता रहा पूरा मामला। अच्छा, अब यानी एक तारीखी तौर पे वो जो आपस में इख्तलाफ अगर ना होता तो ये नक्शा कुछ और बनता। अब ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह से, अब देखें ना, जैसे इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन इंडिया के साथ रहा था उस सर्द जंग में, चाइना नहीं रहा था। चाइना की तो लड़ाई हुई थी 62 में, सोवियत यूनियन साथ रहा था ना। तो इशू यह है कि इंडिया भी उस ताल्लुक को बहाल करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह चाइना से अलग करे, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। नहीं होगा तो रशिया पे प्रेशर पड़ेगा। जो वजीर आजम इमरान खान है वो उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान जो कि CSTO का रुकन नहीं है, लेकिन वस्ती एशिया में हमारा ब्रादर मुल्क, इंतहाई आम, वहां पर वो जा रहे हैं। जी।
और 15-16 तारीख को उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा हो रहा है, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के साथ कुछ 100 के करीब बिजनेसमैन जा रहे हैं। ठीक हो और बड़ी तादाद में बिजनेसमैन वहां पे मुआहिदे होंगे मुख्तलिफ, और उसके नतीजे में जो उज्बेकिस्तान के जो ट्रक्स हैं वो पाकिस्तान और फिर यहां से गवादर तक जा सकेंगे, और यहां से गवादर से जो है वो वस्ती एशिया तक पाकिस्तान की मार्केट खुलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये अब ये सारा जो मामला हो रहा है इसमें पहली दफा जनाब उन्होंने मुबारकबाद दे दी दलाई लामा को, तिब्बत कार्ड दलाई लामा की साल में, मैंने 2 दिन पहले बात की, मोदी साहब ने मुबारकबाद दे दी, भारत ने मुबारकबाद, तिब्बत कार्ड। साथ ही जो शहजादा खालिद बिन सुलेमान यानी नायब वजीर दिफा और शहजादा, जिनको केबीएस कहते हैं, एमबीएस और केबीएस, ये खालिद बिन सुलेमान है, वो मोहम्मद बिन सुलेमान, इनकी जो अमेरिका गए हैं, तो मैं यहां पे सिर्फ सीएनएन को कोट कर रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि ये किस तरह से जो है जबरदस्त वहां पे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स सीनियर सऊदी विजिटर द रेड कारपेट ट्रीटमेंट सिग्नलिंग पॉसिबल वार्मिंग टाइज। अच्छा, अब एक तरफ तो वो उसको तो आप खुटे लाइन फेंक देना, खुश होगी क्या, वो छोड़ दें, वो नॉन इशू है, जब तक उसकी जरूरत थी उस इशू को उठाया, प्रेशर डाला, ये वो किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नायब वजीर दिफा हैं, हाँ जी, उनकी मुलाकात किससे हुई है? उनकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी डिफेंस से, ये प्रोटोकॉल नहीं है। उनकी मुलाकात हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, सेक्रेटरी डिफेंस यानी पेंटागन चीफ ऑस्टिन लॉयड, चेयरमैन ज्वाइंट, ठीक है, और सेक्रेटरी स्टेट से ब्लिंकन, ठीक है। मतलब ये आप ये देखें ना कि ये वजीर खारजा तो नहीं है जो सेक्रेटरी स्टेट से मिलेंगे, लेकिन अमेरिका ने वो अपना स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है प्रिंस खालिद बिन सुलेमान को। इससे वो जो पूरी पिक्चर एक क्योंकि आने वाले दिनों में ये ऐसी एक पेचीदा पिक्चर, देखें ये जंग ऐसे नहीं लड़ती सुपर पावर्स, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक आध दफा ही कहीं हुआ है, कोई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, या कोरिया की जंग जब छिड़ी हुई थी तो चाइना अमेरिका आमने सामने आ गए थे, या उधर क्यूबा के अंदर जो है वो रशिया सोवियत यूनियन, और ये जंगें प्रॉक्सीज के थ्रू होती हैं। इसको आप हाइब्रिड वॉर कहें, इसको आप ग्रे जोन्स की वॉर कहें, इसको आप जो भी कहें, इसमें मलेशिया लड़ती हैं, ठीक है। पीछे जो भी हो सुपर पावर्स वो कभी आमने सामने नहीं आएंगे कि मिसाइल लगा दें एक सरहदों के ऊपर एक दूसरे की, मलेशिया लड़ेंगी। और मुल्क उसमें चूंकि मुल्कों के अंदर, अच्छा मलेशिया चूंकि सरहदों को नहीं मानती, अच्छा ये दूसरी बात यह है कि ये सारा का सारा मामला अमेरिका से यूं अलग है कि ये यूरेशिया के अंदर हो रहा है जहां पे जमीन है, ठीक है, जहां तवील सरहद ईरान के साथ, तो तवील सरहद अफगानिस्तान और तवील वस्ती एशिया, जमीन है। मतलब अमेरिका तो जजीरा अपने आप को बंद करके बैठ जाता है, चारों सिक्योर। चाइना भी उस जजीरे का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, रोड्स। तो ये जब फोर्सेस मूव करती हैं, जिहादी फोर्सेस और ये सारी, तो उसमें फिर वो फिर बॉर्डर्स को नहीं मानते। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जहां खित्ते में अहम मामला तय हो रहे हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? कुछ भी नहीं हो रहा, सियासी तौर पे तो कुछ नहीं हो रहा। सियासी तौर पे तो सिर्फ बयानात हैं, नहीं सियासी तौर पे तो आप सिर्फ बयानात सुने ना, तकरीरें सुने, तकरीरों का जवाब सुन लें, तकरीरें सुने, तकरीरों का जवाब सुन लें, ये चलता रहेगा मामला, क्योंकि इत्तेसाब पे पॉज का बटन दबा हुआ है और इस्लाहात के ऊपर भी पॉज का बटन है। 2 बटन तो दबे हुए हैं ना, जबरदस्त किसी और शक्ल में हो रहा है, टकर टकर टकर, समझ ही नहीं आ रहा है किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। अच्छा जी, अब इस पूरी पिक्चर में तो वो जो है वो इसमें 2 चीजें तो रखें ना साइड पे। अब देखें ना, ये उज्बेकिस्तान का दौरा इमरान खान साहब के सामने इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्या वाकयात जन्म लेते हैं खत्ते में, वो भी बात बड़ी अहम है। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि इस बात, अच्छा ये जो मैंने आपसे बात की ना कि लेनिन जो है उनके आइडियाज चाइना में नहीं गए, यानी मार्क्स के, मार्क्स से लेनिन मुतासिर थे, लेकिन लेनिन जो जब आप उसको चाइना में देखते हैं तो चाइना में फिर वो आपको कार्ल मार्क्स या लेनिन
नजर नहीं आते, बल्कि आपको चेयरमैन माओ नजर आते हैं वहां पे। तो चेयरमैन माओ का जो पूरा का पूरा इनकलाब था, वो रशिया में जो इंडस्ट्रियल, मतलब जो फैक्ट्री का लेबर था, उससे अलग ये देहातों के अंदर, गांवों के अंदर इस इनकलाब ने जन्म लिया था। और उसकी वजह से फिर वो मतलब है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देहातों में, गांव में लोग थे वो निकलते थे साथ, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं था। जो इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की थी चेयरमैन माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड में, लेकिन उसका नतीजा कुछ और, मतलब उनका ख्याल था कि 5 सालों में शायद इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर अपने लोगों से भी कहा कि आप शहरों की तरफ जाएं, कुछ गांव में रहें, कुछ शहरों में जाएं, लेकिन वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसके नतीजे में वो येरो लिवर के अंदर जो है वो सैलाब आ गया, कहत पड़ गया, बहुत से लाखों लोग मर गए उसमें, तो वो बात बनी नहीं। लेकिन मैं उससे बात कह रहा हूं कि इस बात को अगर समझेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इंडिया में जो गांव में और देहातों में रहने वाले लोग हैं वो माओइस्ट क्यों हैं। क्योंकि वो देहातों में, गांव में रहते हैं, तो वो माओइस्ट हैं, वो मार्क्सिस्ट नहीं है, वो लेनिनिस्ट नहीं है, वो खुरशीफ को, वो माओइस्ट हैं, क्योंकि वो गांव और देहातों में रहने वाला जो कम्युनिज्म, ये जो आइडियाज थी, थ्योरी, वो चूंकि चाइना से ट्रांसलेट हुई इधर, तो माओइस्ट हैं वो। और चूंकि देखें, ये तो नाम दे ही नहीं सकते थे इंडिया में माओइस्ट, अगर इंडिया, सोवियत यूनियन इंडिया के साथ ना होता, तो नाम ही जब माओइस्ट दिया, माओ माओ, तो वो असल में उसकी वजह यह है कि सोवियत यूनियन और चाइना के दरमियान इख्तिलाफ था नजरियाती तौर पे। तो इंडिया की हिस्ट्री आप उठाएं तो शुरू से वो कहते हैं ये माओइस्ट हैं, वो कभी नहीं कहते ये लेनिनिस्ट हैं या ये नाम रखते हैं। अब वो कम्युनिस्ट में भी जरा मोहतात हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि रशिया जा रहे हैं ना तो रशिया जाने के लिए कम्युनिस्ट कम के माओइस्ट, अब उनके माओइस्ट का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाइना स्पेसिफिक। जब आप कम्युनिस्ट बात करते हैं तो फिर उसमें फिर तो रशिया भी आ जाता है ना, तो वो बीच में एक लकीर खिंच जाए, किसी तरह खिंच जाए, किसी तरह खिंच जाए, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पूरी हो रही है, किसी तरह खिंच जाए, और नहीं खिंची तो फिर वो गलत फहमी है। और अच्छा, अब यहां पर एक तो मैंने आपसे बात बताई ना कि इसमें आप ये देखें कि यहां पर ये डिमार्केशन भी खत्म हो जाती है कि एक तो मसालिक, उसके बाद जो है वो अकलियत, जब मसालिक का इशू आ गया तो अकलियतें तो बहुत बाद में आई, फिर उसके बाद दुनिया भर की इंटेलिजेंस सर्विसेज इस खत्ते में साल से फाल हैं। अफगानिस्तान जो है, वहां पे सिर्फ CIA नहीं है, वहां पे दुनिया की कौन सी ऐसी, मतलब नेटो के मुल्क भी रहे हैं ना, बाकी मुल्क भी, दुनिया भर की वहां पे इंटेलिजेंस। ये हो नहीं सकता कि किसी मुल्क से पूछा जाए इस वक्त के हु इज अवर एसेट इन अफगानिस्तान, और वो मुल्क जो है दुनिया की कोई भी पावर वो कहे कि हमारे ये इन्फॉर्मर्स या एसेट्स नहीं है ग्राउंड पे। तो पूरी दुनिया यहां खुदी हुई है इस खत्ते में, इस खत्ते में भी और सेंट्रल एशिया में भी, और दाएं बाएं आगे भी, क्योंकि लैंड है ना पूरा, तो इसलिए आप बॉर्डर्स को क्लोज भी नहीं कर सकते। मतलब बॉर्डर्स कितना क्लोज करेंगे आप, एक लंबी सरहद, इधर उधर पहाड़, ये कबीले इधर हैं उधर हैं। देखिए ना, वस्ती एशिया में जो मैंने पहले भी बात की कि वो देखिए ना, ये जो ईस्ट, अच्छा शिंगयांग के ऊपर भी इख्तलाफात थे सोवियत यूनियन और चाइना के, तो ये जो उस वक्त, अब नहीं उस वक्त, और जो चंद साल पहले तक तुर्की जो है वो शिंगयांग के ऊपर बड़ी खुल के बात करता रहा है, युगर मुसलमानों के, अब नहीं करते तुर्की वाले, ताकि कोई चाइना की तरफ से बड़ा एक रद्दमल आया तो अब नहीं करते। लेकिन ये जो इस्लामी मूवमेंट्स हैं, इन इस्लामी मूवमेंट्स में कौन कौन अंदर घुस गया और कौन कौन फंडिंग कर रहा है, ये अल्लाह जानता है। देखिए ना, आपने यहां से पकड़ा कहीं तो जो क्या थी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये कुछ तो मैंने पहले भी कहा था, कुछ ब्रेन वॉश्ड हैं, कुछ जो है वो पैसा, और बहुत बड़ी तादाद में। देखें ये जो इलाके हैं ना जिसको, जहां से ओपियम ट्रेड हो रही है, ये खुद कफील हैं, मतलब ये खुद कफील, इनको किसी को फंडिंग की जरूरत नहीं है। इतना खुल के यहां से जो है वो ओपियम जा रहा है पूरी। ये जो लड़ाइयां हुई थी कंबोडिया वम्बोडिया, गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ था। अच्छा, वो भी माओइस्ट थे, वो भी सोवियत यूनियन के साथ नहीं थे, वो भी जो है वो चाइना की तरफ चले गए थे, वियतनाम और ये सारे इलाके जो हैं, क्योंकि यहां का भी वही सूरत हाल थी, उसी तरह से इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी। तो जो फैला कम्युनिज्म, तो वो उसी रुख पे फैला जिस तरह से चेयरमैन माओ ने उनको बताया। ठीक है। तो अब यहां पर यह सूरत हाल है कि रशिया जो है वो अपनी फौज यहां भेज रहा है,
सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो बड़े तख्त नजर आ रहे थे चंद रोज पहले, उनमें बेहतरी आई, जो कि अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो तालिबान हैं, यानी मैंने आपसे कहा ना कि तालिबान अपने आप को पूरे तौर पे सबके सामने एक काबिल कबूल मुज़ाकरात करती टीम के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी फोर्सेस कहते हैं ना, वो लेयर विद इन लेयर विद इन लेयर विद इन लेयर, उसमें ऐसे अनासिर मौजूद हैं। और अगर तालिबान के अंदर नहीं है तो फिर दाइश तो है ही ना, बिल्कुल, जो कि जिनका नजरिया ही इस बुनियाद पे है कि मतलब वो तकलीद नहीं करनी। और जब वहां पर मारा जा रहा था और ये खाना जंगी हो रही थी शाम में या इराक में बाकी जगहों पे, तो वो सिर्फ अहले तशी के अगेंस्ट नहीं हो रही थी, वो उन सुन्नी मुसलमानों के अगेंस्ट भी हो रही थी जिनके बारे में ये इतलात थी कि वो जो है वो तकलीद करते हैं किसी इमाम की। तो ये एक बड़ी, अच्छा, इन्हीं के अंदर फिर दूसरी फोर्सेस घुसी हुई हैं। ठीक है, और पूरा, चूंकि देखें ना, अब तो मैंने आपसे कहा ना आउटर स्पेस से बात कर चुके हैं, मकसद एक नहीं है, मकसद आउटर स्पेस से नैनो ड्रोन, छोटे से इतने से 32 ग्राम के ड्रोन्स हैं, इतनी सी छोटी सी चीजें हैं, मतलब पूरे नेटवर्क्स हैं, साइबर है, ये वो 2001 बड़े पैमाने पर तबाही, ये जो जगह है ना, ये इस्तेमाल हुई हैं तजुर्बों के लिए। लिबिया, शाम, इराक, अफगानिस्तान, ये बहुत से तजुर्बों के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वेपन्स कैसे होते हैं, मलेशियास कैसे लड़ती हैं, टॉर्चर कैसे होता है, ब्लैक मार्केट, टॉर्चर, ब्लैक मार्केट, असलहा, और जो ज्यादा टॉर्चर की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके बारे में लेसन्स होते हैं, क्लासेस दी जाती हैं कि टॉर्चर किस तरह होता है, वो डार्क वेब पे होती हैं जी। इसलिए कुछ मुल्कों में जब आप ये नाम ले लेते हैं डार्क वेब का, तो वहाँ काफ़ी तकलीफ होना शुरू हो जाती है लोगों को। बिल्कुल होती है। देखें डार्क वेब पे एक्चुअली ये टॉर्चर कैसे होता है और ये किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, रियल टाइम। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान ने जो पहला कदम उठाया वो क्या, बॉर्डर बंद, जो शेख रशीद साहब ने, तुरखम का बॉर्डर कंप्लीट बंद। दूसरा, पाकिस्तान ने यह उठाया कि इंडिया के साथ अपना ट्रैक टू खोला है। उसकी वजह कश्मीर, मतलब एक तो चले कश्मीर और ये सारी बातें तो हैं, उससे हटके यह है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी ना हो। देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा हॉल्टाइन इसलिए रहती है कि दुनिया में ये वाहिद जगह है जहां दो, एक सरहद के साथ एक सरहद, दूसरी जो है वो न्यूक्लियर, जरा सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा हॉल्टाइन रहती है डीजीएमओ के दरमियान। अच्छा, तो बात यह है कि वो इसलिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अच्छा इसीलिए तालिबान इधर आए। लेकिन मैंने कहा ना, उनके ईरान आने से उनको कुव्वत मिली कि देखा, हम नहीं कहते थे कि असल हमें, यानी दाइश का जो प्रोपेगेंडा है वो तेज होगा, दाइश खुरासान, हम नहीं, ये हम थे, हम देखेंगे, क्योंकि उनके लिटरेचर में ये लिखा हुआ है क्लैरिटी के साथ। मैंने आपसे कहा ना कि वो सलफी मकतबा है, लेकिन उसको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं ना, जो फिर सुपर पावर्स या बाकी लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो, या ब्रेन वॉश, जो भी आप कहें। मकसद कहने का यह है कि ये एक, लोगों को समझ नहीं आता ना कि तालिबान के साथ दाइश कैसे लड़ेगी, तो ये इस बुनियादों पे लड़ाई होगी, ये झगड़ा ये है। अच्छा, यानी जो यहां से लोग गए थे ना, तालिबान आपको नहीं मिलेंगे, तालिबान नहीं थे वहां पे शाम और इराक में। तालिबान थोड़ी, कहां पश्तून तालिबान की सुना आपने, तालिबान इराक ब्रांच। तालिबान एक लोकल ग्रुप है जो अफगानिस्तान तक महदूद है। अलकायदा और दाइश एक आलमी सतह का निजाम की बात करने वाली दो, यानी ग्लोबल, यानी दाइश अगर बात करती है तो ग्लोबल बात करती है। मतलब दाइश, मतलब तालिबान के नजदीक जो है वो बस अफगानिस्तान है, मतलब उनको मशरिकी जो है वो जनूब मशरिकी एशिया में क्या हो रहा है या इधर क्या, वो अफगानिस्तान तक महदूद है। लेकिन दाइश जब आती है तो वो उसके बाद तो पूरे सिस्टम, पूरे वसी ग्लोबल लेवल पे चली जाती है। ठीक है, तो वो दाइश से अगर आप, मतलब दाइश का किसी और मुल्क में भी पावर्स रखती है स्ट्राइक करने की, और उसके पास वो, यानी अलकायदा, इसी पिक्चर में कहीं अलकायदा है जी, अलकायदा मौजूद है कहीं, वो मुनासिब वक्त पे अलकायदा भी सर उठाएगी अपना। और जब अलकायदा आएगी तो अलकायदा दाइश के साथ नहीं होगी, अलग होगी, अलकायदा अलग होगी। ठीक है ना, तो अलकायदा अलग होगी। अलकायदा इस वक्त, अब हम जो बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो फाल है अगर दाइश, सॉरी अलकायदा, आप पूछेंगे अलकायदा कहां लड़ रही है, अलकायदा का तो नाम ही नहीं सुन रहे। जी। अलकायदा यमन में है,
यमन में है। ठीक है सर। तो यमन में जो है वो अलकायदा मौजूद है। मतलब आपने यमन में कब सुना कि दाइश हुतियों से लड़ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं सर। नाज़रीन एक ब्रेक। हुतियों से कोई तो लड़ रहा है ना, तो वो कौन लड़ रहा है? वो अलकायदा लड़ रही है। ठीक है सर। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि अफगान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे, हम उनके जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या समझ रहे हैं? क्या ये एक बरवक्त फैसला है? सियासी बयान है, जो होगा वो तो खित्ते में होगा और पूरे रीजन के अंदर। और जाहिर है कि हर मुल्क यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अपना फैसला खुद करे, लेकिन मसला ये है कि जब अफगानिस्तान के लोग निकल के ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, उनके औरतें भी बच्चे भी, तो फिर ताजिकिस्तान की फोर्सेस का गोली फायर खोलेगी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कौन कितना तैयार है, रियासतें कितनी तैयार हैं, उनकी स्टैब्लिशमेंट और उनके अवाम, ये आने वाले दिनों में देखना है। इंडिया मिसाल के तौर पर गलत वक्त पे गलत फैसला, पाकिस्तान के ज़ाहिर अकाबरीन ने सारी तैयारी की होगी हालात के लिहाज से, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन इस मरहले पे वो अपनी कमांड्स, ये थिएटरलैंड कमांड्स और वेस्टर्न और जो है वो नॉर्दर्न और मैरीटाइम और ये सारा, तो मुझे बताएं कि उनका ईस्टर्न फ्लैंक पूरा, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल पूरे के तमाम की तमाम फौज को मूव कर लें, फिर भी उसके बाद जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उसको आप सेफ नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जो है वो ईस्ट को कौन सेव करेगा? वो जो पोरस जंगल्स हैं सारे बांग्लादेश के साथ, और जहाँ पे ये जो रियासतें हैं चिकन नेक से जो अलग होती हैं, जहाँ पे ये माओइस्ट मूवमेंट्स, नागालैंड और मिजोरम और ये सारी, जो कि बरस से बगैर, इससे पहले से, यानी ये जो दोकलाम क्राइसिस हुआ इससे पहले से जो मुसल्ला हैं, और जिनके लिए जो ह्यूमन राइट्स के लोग आवाज़ें उठा रहे हैं और मर रहे हैं, और ये चूंकि गांव देहातों में, तो इसलिए इनको मेन लैंड इंडिया से अलग ही रखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये इनको जरा साइड। अब मसला ये है कि वो जो पूरा का पूरा वो पूरी साइड है, उस साइड को कवर कौन करेगा? ये जंग जो है अब ये हाइब्रिड या ग्रे जोन में हो रही है। इस ऊपर पार्ट देखें, एक तो वो है जो आपको मुलाकात करते नजर आएंगे, हम आपके साथ हैं, हम देखें ऐसा है ना, अच्छा क्या हुआ, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये जो खबर है कि पाकिस्तान और इंडिया का चैनल मौजूद है, तालिबान ईरान आ गए और एक मुज़ाकरात हुए, ईरान की तरफ से ये शो हुआ कि, और साथ ही अब जो भी फसाद बपा करेगा, जाहिर सी बात है कि दूसरी जो सुपर पावर्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सामने आके उसका जवाब दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिस्टम हैक कर सकती हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे साइबर बहुत सारे तरीके हैं, अपनी मलेशियस को इशारे दे सकती हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये अल्लाह खैर करे, लेकिन बज़ाहिर जो सिस्टम अचानक विड्रॉल हुआ है, अचानक विड्रॉल हुआ है, अचानक। आज जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि ब्रिटिश ट्रूप सारी निकल गई हैं अफगानिस्तान से। तो सिर्फ अमेरिकन रह गए हैं 1000 के लगभग, और बगराम को अभी तक तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।